Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। दो क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, हंसते हंसते मिलेंगे। जो मैंने यूनिट सेकंड का पार्ट कराया और जो यूनिट थर्ड का पार्ट कराया, उसमें से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैंने 8 क्लास में यूनिट सेकंड और 7 क्लास में यूनिट थर्ड करवा दी। ये मत सोचना इतनी जल्दी क्लास कैसे ख़त्म हो गई, इतनी जल्दी यूनिट कैसे ख़त्म हो गई। बस ये सोचना कि जिसने पढ़ा है उसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। जिनका 50 नंबर का पेपर आता है उनका 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, 50 में से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने पक्के करवा दिए। 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरी गारंटी है। और जिनका 33 नंबर का पेपर आता है उनके 7-7 नंबर यानी कि 40 नंबर मैंने पक्के करवा दिए, यानी कि पासिंग मार्क्स मैंने आपके करवा दिए। ठीक है, ये मत सोचना मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया। आपके पूरी 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी मैंने। हाँ, उसका एक भाग रह गया। मैंने यूनिट आधी कराई है लेकिन चैप्टर आधा नहीं कराया, चैप्टर मैंने पूरा कराया है। जैसे 12th क्लास में होता था, 11th क्लास में होता था कि आप पहले 8th चैप्टर पढ़ लेते थे, फिर 12th पढ़ लेते थे, फिर फर्स्ट पढ़ लेते थे। तो मैंने जस्ट ऐसे ही करवाया है। ठीक है, तो इनके जो भाग है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूरे तैयार करवा दिए हैं। जिन्होंने मेरी यूनिट सेकंड के 8 लेक्चर और यूनिट थर्ड के 7 लेक्चर लिए ना, उनके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं और लेक्चर लिए हैं। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बात मुझे बतानी थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास में एक नई यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास ये यूनिट है, यूनिट फिफ्थ है मेरे हिसाब से। सिलेबस है यूनिट 5 है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी और भर्तरी यूनिवर्सिटी में भी यूनिट 5 है। और कई अलग यूनिवर्सिटी है जिनके बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो आप अपने सिलेबस में देख लेना कौन सी यूनिट दी हुई है। ठीक है, लेकिन सिलेबस वही है ना। अधिकतर यूनिट का सिलेबस वही है, चाहे फिर वो आर कॉलेज के हों चाहे किसी भी कॉलेज के हों, यूनिट सिलेबस वही है। सिर्फ ये हो सकता है वो यूनिट आगे पीछे कर दी गई हो। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, अब देखो यूनिट 5 में हमारे पास यूनिट का जो नाम है वो है जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो करता ही यही हूँ हर बार। कोई भी यूनिट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका मतलब समझ में आना चाहिए हमको। ठीक है, जब तक हमको मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैव का मतलब क्या है। जैव का मतलब कुछ लोग कहेंगे जीवों से। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं जिनको नहीं पता हो तो कहेंगे जीवों से। ठीक है, जो बायो वाले हैं उनको पता है, वो कहेंगे जीव है, पादप है। ठीक है, कोई भी जीवित चीज वो हमारे पास क्या है, जैव। ठीक है, यानी कि बायो वालों को तो पता होगा, हम भी जीवित हैं, प्लांट्स भी जीवित हैं। ठीक है, कोई भी जीवित चीज, ठीक है, जो पाचन करती है, श्वसन करती है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, जैव। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यहां पे अकार्बनिक का मतलब आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के अलावा इतने सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, इतने सारे तत्व हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी आवर्त सारणी है, लगभग 118 तत्व हैं, औरों की खोज चल रही है। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, देखो जीवों में, पादपों में, यानी कि जीवित चीजों में जो भी क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया। चाहे फिर वो पादप में हो,
चाहे फिर वो हम में हो, चाहे फिर वो जीव जंतु में हो। ठीक है, तो वो क्रियाएं हमारे पास क्या है, जैविक क्रिया है। ठीक है, जैविक क्रिया है। अब देखो, चाहे प्लांट्स हैं चाहे हम हैं, हम में जो जैविक क्रियाएं हो रही है, उन जैविक क्रियाओं में कौन कौन से अकार्बनिक तत्व काम में आ रहे हैं, कौन कौन से अकार्बनिक तत्व काम में आ रहे हैं, या कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है जो अकार्बनिक तत्वों से होती है। ठीक है, तो यहां पे जीवों या पादपों में जो जैविक क्रियाएं होती है, उनमें कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, उसको हमें पढ़ना है किसमें, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों, बायो, टेंशन मत लो, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों में जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है, जैविक क्रियाएं पाचन, श्वसन, ठीक है, जो भी उत्सर्जन, उन क्रियाओं में कौन कौन से अकार्बनिक तत्व काम में आते हैं, उनको हमको किस में पढ़ना है, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैविक क्रियाओं से संबद्ध या संबंधित अकार्बनिक रसायन, या जैविक क्रियाओं से संबंधित रसायन विज्ञान या अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जो जो हमारे पास अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, अब इस वाली यूनिट में हमको पढ़ना क्या है, हमको जो भी अकार्बनिक तत्व हैं उनका क्या यूज होता है, जो मुख्य यूज है वो हमको पढ़ना है। अकार्बनिक तत्वों का उपयोग हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, अकार्बनिक तत्वों का उपयोग, कौन कौन से अकार्बनिक तत्व होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक टॉपिक है वो है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्व। ठीक है, आवश्यक तत्व कौन से हैं, ठीक है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो हमें आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, यही तो होता है, जिनकी हमें नीड है वो आवश्यक तत्व। ठीक है, अब आप कहोगे कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाओं में, पादपों की शारीरिक क्रियाओं में, ठीक है, काम में आते हैं, वो हमारे पास क्या है, आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास आवर्त सारणी में धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं। ठीक है, तो देखो जैविक क्रियाओं में जो सबसे भारी धातु है, देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, भारी धातुओं में जो सबसे भारी धातु है, जो जैविक क्रियाओं में काम में आता है, जो जैविक क्रियाओं में काम में आता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मोल्बिडेनम। ठीक है, क्या होता है, मोल्बिडेनम, सबसे भारी धातु। और सबसे भारी अधातु, सबसे भारी अधातु जो काम में आता है वो हमारे पास क्या है, आयोडीन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, आयोडीन। भारी वैसे नहीं बता रहा, वैसे तो इससे भी भारी और एलिमेंट हैं, इससे भी भारी और तत्व हैं, लेकिन जैविक क्रियाओं में जो काम में आ रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैविक क्रियाओं में सबसे भारी धातु मोल्बिडेनम
और सबसे भारी है धातु आयोडीन काम में आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो कार्बनिक पदार्थ। आपको पता है हमारे शरीर में कार्बन भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। कार्बन तो कितना महत्वपूर्ण है। तो कार्बन के साथ जो तत्व पाए जाते हैं ना, कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, कई तत्व ऐसे हैं, कई तत्वों का कार्बन से इतना ज्यादा भाईचारा है, वो कार्बन के बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, कार्बन के बिना रह ही नहीं सकते, कार्बन के साथ ही आते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जहां पे कार्बन अकेला दिखा वहां हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन का कितना ज्यादा भाईचारा है, कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे घनिष्ठ भाईचारा है। आपने जहां भी देखा होगा ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन देखा होगा। आप पूरी केमिस्ट्री भूल जाओगे, लेकिन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का भाईचारा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको अगर कार्बन की कहीं वैलेंसी खाली दिख गई ना, और आपसे कहा कि वैलेंसी को पूरा करो, तो आप अड़ते बिड़ते ही सबसे पहले क्या जोड़ोगे, हाइड्रोजन ही जोड़ोगे। मुझे पता है आपकी आदत, क्योंकि आपको पता है इनका जो याराना है, तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया, वो सबसे ज्यादा किस में होता है, वो इनमें ही होता है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन, नाइट्रोजन, और भी है फास्फोरस जैसे हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थों के साथ पाए जाते हैं। किसके साथ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों के साथ। बी सीरियस। अब देखो यहां पे कार्बनिक पदार्थों के साथ की बात हो गई, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचना ये टॉपिक ऐसे, ये एग्जाम में पूछा गया है ना, ये पूछा गया है कि आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सूक्ष्म तत्व। क्या है, सूक्ष्म तत्व। माइक्रो एलिमेंट, ऐसे तत्व जो बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे फिर वो हमारे हों। ठीक है, जो बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर इनकी ज्यादा मात्रा भी दे दी जाए ना, तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, हमारे को कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो जो जितना जरूरी है ना, वो उतना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं हमारे पास। आप कहोगे कौन कौन से, जैसे वैनिडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट है, या फिर जो भी, कोबाल्ट तो छोड़ो, बोरोन, फ्लोरीन, ठीक है, बहुत सारे, आदि लगा देता हूँ मैं, कितने लगाऊंगा मैं, 30-32 एलिमेंट है, कब तक लिखूंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। नोट्स में देख लेना आप। ठीक है, तो सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत सारे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए सूक्ष्म तत्व जिनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, वो सूक्ष्म तत्व। अगर इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाए, ठीक है, मान लीजिए इनकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए, तो हमको रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक आयोडीन है, आयोडीन अगर हमारे शरीर में नहीं होगा, तो आपको पता है रोग हो सकते हैं। ठीक है, आयोडीन अगर हमारे शरीर में नहीं होता, तो हमको गलगंड रोग हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है, आपने पढ़ा होगा, आयोडीन की कमी के कारण। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो भी हमें नुकसान हो सकता है बच्चों। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियां गल सकती है, ऐसे बोलते हैं नमक ज्यादा खाने से हड्डियां गल जाती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जितनी मात्रा चाहिए ना, उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम मात्रा हुई ना, तो हमारे लिए नुकसानदायक है, और फिर हमको कोई बीमारी पकड़ सकती है, कोई भी रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं हम। अब देखो एक क्वेश्चन है, जो हम पादप जगत है, यानी कि प्लांट्स है, ठीक है, पादप जगत मैं बात कर रहा हूं कि अकार्बनिक तत्व कौन कौन से काम में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे अकार्बनिक तत्व काम में आते हैं, लेकिन पादप जगत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव, ठीक है, कोई पूछे पादप जगत में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है,
ठीक है, क्लोरोफिल का नाम तो सुना होगा आपने, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता है उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास जंतु जगत है। जंतु जगत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है? जंतु जगत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। आपका सिलेबस देख रहा था मैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस देख रहा था मैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है और कितना कितना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जंतु जगत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन, जो क्या है? अकार्बनिक तत्व। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण अवयव लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा चीज है उसके बारे में तो हमने बात की नहीं। क्या? जल। डेली पीते हैं ना? कोई 2 लीटर पीता है, कोई 3 लीटर पीता है, 5 लीटर पीता है। खाना खाए बिना आप रह सकते हो, 1 दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। सुना है ना, जल ही जीवन है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनको पानी जरूरी है। कविता भी सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ठीक है, तो पानी अगर नहीं मिलेगा ना तो कोई भी मर जाएगा। ठीक है, जो पानी है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी अकार्बनिक तत्व है, और जो हाइड्रोजन है वो भी अकार्बनिक तत्व है। और आपको पता है हमारे शरीर का 60 से 80% जो भाग है उसमें पानी होता है। ठीक है, 60 से 80% भाग। तो पानी भी क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण कारक हुआ हमारे शरीर के लिए। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास कारक है, जैसे हड्डियां। आपको पता है हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में कैल्शियम। दूध पियो, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। होती है ना 3 टाइम पीता हूं मैं दूध, है ना, हड्डियां मजबूत हो जाती है दूध पीने से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम भी क्या है? अकार्बनिक तत्व है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा दांतों में भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बात हो गई। उम्मीद करता हूं, देखो आपके पास जितने भी तत्व आपको याद आए ना, जो भी आपको याद आए, जो भी उपयोग याद आए, वो एग्जाम में लिख सकते हो। आपके पास आ जाएगा आवश्यक तत्व। ठीक है, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, और सूक्ष्म तत्व के बारे में आप जो कम मात्रा में आते हैं उनके बारे में लिख सकते हो। शॉर्ट नोट आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, शॉर्ट नोट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी है। एक तो अच्छा, मैंने आयोडीन का तो बता ही दिया था। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आयोडीन का ये तो मैंने बता ही दिया था। आयोडीन की कमी होगी तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, आयोडीन की अधिकता होगी तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी। तो आयोडीन भी क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब एक है ना, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है, कोशिका होती है। कोशिका में जो पदार्थ भरा हुआ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य में भी कुछ अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? जैसे हमारे पास सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक और पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या करते हैं, जीव द्रव्य का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, उसको सिकुड़ने से बचाते हैं, खत्म होने से बचाते हैं, कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं, कोशिका को खराब नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार काम में करते हैं, वो टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो भी हमारे पास इस यूनिट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।